बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। सबसे पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं, थोड़ी सी मैं आपको सुना दूँ। न्यूयॉर्क से एक खबर है कि फ्रांसीसी सदर जो है ना नाज़रीन, वो ट्रैफिक में फंस गए। अब ट्रैफिक किस वजह से फंसी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उसका प्रोटोकॉल लगा हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली होती है ना, उसका इजलास वहाँ पर चल रहा था। तो ट्रंप साहब वहाँ पे भी जा रहे थे, तो वहीं पर ये ट्रैफिक जो थी ये जैम हो गई और ये साबिक़ सदर वहाँ पे जा रहे थे। तो इनको रोक लिया गया वहाँ पे, ठीक है। और इनको जो है ना अच्छा नहीं लगा, ये गाड़ी से उतरे। इन्होंने पुलिस वालों को जाके बताया कि मैं जो हूँ ना, मैं ख़ुद भी एक सदर हूँ और मुझे जो है ना इसमें जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपको इजाज़त नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उन्होंने वहीं पर खड़े होकर ट्रंप को फ़ोन मिला लिया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा एक वो नहीं शुगल मेला जो होता है अंदाज़ में, ट्रंप को फ़ोन मिला के कहते हैं कि जी उन्हें कहा आप कहाँ पे, उन्होंने कहा मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं तो आपका जो ख़ुद का प्रोटोकॉल लगा है ना, मैं उसमें फंस गया हूँ। फिर उसके बाद शायद आगे से पता नहीं ट्रंप ने उनको क्या कहा, वो तो हमें नहीं पता, मगर लगता ये है कि ट्रंप ने उनको भी टरका दिया। उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी में बैठे और जैसे बाकी लोग इंतज़ार कर रहे थे वैसे वो इंतज़ार करते रहे और उनकी गाड़ी को काफ़ी देर रोका गया। और फिर वो अपनी गाड़ी से उतरे और फिर फ्रांसीसी जो सफारत खाना है उसकी तरफ वो जाने लग गए। फिर वहाँ पे वो पैदल वहाँ तक गए और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये जो फ्रांसीसी सदर जो है ना, उन्होंने इज़राइल को तस्लीम किया, इस वजह से भी थोड़ा सा इनको तंग किया गया है। अब ये तो बेहतर हम नहीं जानते, मगर जितनी कोई समझ बूझ हमें आई है ये सिचुएशन को देखते हुए तो हमने आपको बताया। मगर खैर ये सिचुएशन थी। अब मुझे लगता है कि ये फ़लस्तीन को तस्लीम करने की सज़ा भी हो सकती है। कल ही हम ये बात कर रहे थे आपके सामने। तो अब ये सज़ा बुरी बात है कि किसी दूसरे मुल्क का सदर जो है वो आपके मुल्क में आया है और इस तरह से आपके मुल्क में उसको आप ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अच्छा तो नहीं रहा, है ना? नॉट नाइस, बुरी बात है। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि ये जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स होते हैं और ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, कौन होते हैं। अब जैसे ट्रंप की तरफ से जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर हुआ, ठीक है, तो मतलब सारी दुनिया उनको गलत लगती है और वो उनको लगता है कि मैं सबसे सही हूँ और उनको ये पता है कि मैंने ही दुनिया को चलाना है, मैं सबसे टॉप पे हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है। तो ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं ना, तो ये आम हमारी सोसाइटी में बहुत मिलते हैं। हमारे ख़ानदान में भी कोई होता है, ठीक है, कहीं हमारे ऑफिसेज़ में होता है, कहीं हमारे दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं, उठने बैठने वाले लोगों में। तो ये जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं, ये होते कौन है, इनका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। एक मिसाल तो मैं आपको ट्रंप की दे रही हूँ, मगर ये तो मैं बोल रही हूँ ना। मगर हमारे माशरे में चलते फिरते जिन लोगों से हमारी मुलाकात होती है, हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा इनके बारे में। नाज़िश हबीब जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं। आज इनसे बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि ये जो ख़ुद पसंदी है ये क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फ़िज़ा फॉर इनवाइटिंग। You're looking so pretty. ये आपको पता है चीता प्रिंट तो वैसे ही मेरा फेवरेट है और आपने उसको कैरी रेड के साथ कर लिया है, वो तो और हॉट फेवरेट हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो ये खुद पसंदी क्या है, ज़रा देखने वालों को समझाइएगा। अच्छा, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि ख़ुद पसंदी है ये बेसिकली, और अपने से मोहब्बत, अपने से आगे किसी को ना समझना, अपनी तारीफ़ें करवाने की जो है कोशिशें करना और मतलब शेखियाँ मारना कि अगर टैलेंट नहीं भी है तो बैठ के लोगों में ऐसे जताना जैसे आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। और सबसे अहम इसमें जो चीज़ है वो ये है कि आप दूसरे को कभी भी दूसरे की साइड नहीं समझेंगे। हमेशा आपको लगेगा, जैसे आपने अभी कहा कि ट्रंप को लगा कि वो ठीक है और फ्रांसीसी सदर जो है वो वेट करे, तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसमें आप में एम्पैथी नहीं होगी, आप कभी भी किसी दूसरे की साइड को समझ नहीं पाओगे। तो ये नार्सिसिस्ट जो डिसऑर्डर है उसकी क्वालिटीज़ है, नीड फॉर एडमिरेशन है, एम्पैथी नहीं है और बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ें और अपनी अच्छाइयाँ बयान करना, दूसरों को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा, ताकि वो बस आपके इर्द गिर्द घूमते रहें। सो ये एक डिसऑर्डर है जो कि बेसिकली एक बंदा था, लड़का, बड़े मज़े की एक बात है कि ये कैसे इसका नाम पड़ा, उसको वो बड़ा खूबसूरत था। हाँ, एक लड़का नार्सिसिस्ट था, उसका नाम था नार्सिसस, ठीक है। अच्छा। तो वो जो था बेसिकली वो ग्रीक माइथोलॉजी की एक स्टोरी है।
वो अपने पानी में इमेज देखता था और उसे अपने इमेज से मोहब्बत होगी। इस वक्त शीशा नहीं था, ठीक तो है। वो इतनी मोहब्बत करता था उस इमेज से कि ये कितना खूबसूरत है, वो ऑब्सेस था, उसके पास जाके खड़ा हो जाता था। तो ये वहाँ से ये लव्स पे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का ये डिसऑर्डर निकला। अच्छा So, तो मेरी बात सुने ना, ये खुद पसंदी जो मैं कह रही थी, ये गुरूर भी है, तकब्बुर भी होता है, Exactly. इनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, हाँ। इसकी वजह से तो नहीं पैदा होती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये है ना कि सेल्फ लव एक नॉर्मल चीज़ है, होनी चाहिए, ये बात नहीं है कि सेल्फ लव होना ही नहीं चाहिए। हम तो कई दफ़ा अपने पेशेंट्स को सेल्फ लव सिखाते हैं। अच्छा, अब ये नार्सिसिस्ट जो होते हैं इनका सेल्फ लव बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होता है। हर चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो डिसऑर्डर में बदल जाती है, इतनी कि आप बाकी किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, तो तब ये एक डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। सो थोड़ा सा मैं इसके बारे में इसका एक साइकिल समझाना चाहूँगी ताकि नाजरीन को भी पता चले और वो जो लड़कियां रेड फ्लैग्स पहचान सकें कि कहाँ हमने इन लोगों से ज़रा थोड़ा सा बच के रहना है, दूर रहना है। तो मैं थोड़ी इनकी वो बताती हूँ कि ये साइकिल में हमें फंसाते कैसे हैं ना, लोगों को किस तरह लेकर आते हैं। अच्छा, ये सब मर्द ही होते हैं? अच्छा हाँ, ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग आपने क्योंकि जब लड़कियों की बात की तो हाँ। मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ मर्दों में अच्छा, होता है। वैसे मर्दों में अगर देखा जाए प्रेवलेंस वाकई ही ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है, माशरे में शुरू से ही बेटों को जैसे बहुत तवज्जो देना, इवन हमारे माशरे में भी कि भाई बोटी उसके लिए रख दो, अच्छे स्कूल में बेटे को एडमिशन कराना है एंड एवरीथिंग। तो औरतों में ये ज़रा कम होता है, लेकिन मैंने औरतें भी देखी हैं, मतलब मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरे औरतें भी हैं जिनके मर्द बेचारे अब्यूज़ का शिकार होकर तो हमारे पास आते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों में ही है, अब तो खैर हमारे माशरे में भी औरतें नार्सिसिज्म का शिकार होने लग गई हैं। तो बेसिकली मैं आपको वो साइकिल की बात कर रही थी कि ये किस तरह अपने जाल में जो है लोगों को फंसाते हैं। सबसे पहले तो ये आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, इतनी कि ये लव बॉम्बिंग शुरू हो जाएंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, आप फंस जाएंगे उस चक्कर में ना कि भाई ये जो लोग हैं ये इनसे तो बेहतर मुझे कोई मिलना ही नहीं, आइडियलाइजेशन की स्टेट। जब आप इनके करीब पहुंच जाएंगे, आप उनको लग जाएगा कि ये तो बस अब मेरे मतलब अब ये जो बंदा है ये मेरे जाल में फंस चुका है, फिर वो करेंगे आपकी डिवैल्यूएशन, यानी कि आपको बिलिटल करेंगे, आपको आपकी हर बात पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा, अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है। पहले आपकी बहुत तारीफ करें। हाँ, बहुत तारीफ़ें करेंगे। अच्छा, अगर कोई बंदा आपकी बहुत तारीफ़ें भी कर रहा है ना, तो आप देखें ना कि ये कोई आउट ऑफ द वे क्यों जा रहा है, तो फर्स्ट रेड फ्लैग आ गया। अब वो तारीफ़ें कंसिस्टेंट भी नहीं है कि आगे जाके क्रिटिसिज्म में बदल गई हैं, तो रेड फ्लैग सेकंड आ गया। अच्छा, थर्ड रेड फ्लैग आएगा, वो आपको डिसमिस कर देंगे, आपको घोस्ट कर देंगे, आपको बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अब वो थर्ड रेड फ्लैग आ गया। और फोर्थ रेड फ्लैग जब उन्हें लगेगा कि आप चीखने लग गए हैं, आप दोबारा उस लव बॉम्बिंग फेज़ में जाने के लिए एंगर का शिकार हैं, तो वो फिर आपके ऊपर मंडलाना दोबारा शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ द 4 स्टेजेस जिसमें वो आपको फंसाएंगे, और अगर आप इसमें फंस रहे हैं तो आप देख लें कि इसमें से निकलने की ज़रूरत है। आई थिंक कि फिर वो आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज़ अ नार्सिसिस्ट जो कि हमें पहले बहुत प्यार कर रहा है, फिर हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, फिर हमें डिसमिस कर रहा है, और फिर हमारे ऊपर दोबारा मंडला रहा है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद इसको ठीक है। और कुछ सवाल मेरे बड़े सारे बन गए हैं पूछने मुझे आपसे, मगर एक ब्रेक के बाद। अच्छा, वेलकम बैक। हम लोग अभी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं भी क्योंकि माहिर नफ्सियात हैं तो ब्रेक में भी हम यही बातें कर रहे थे कि मतलब फिर अब अगर जान कैसे छुड़ाई जाए। आप कह रहे हैं ना लड़कियां जल्द से जल्द जान छुड़ानी, कुछ शादियां हो गई हैं, अब वो बच्चे भी हो गए हैं, अब फिर वो औरत कैसे जान छुड़ाएगी? वो क्या डिवोर्स ही इज़ द रीज़न देन? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना, वेस्ट से हम बोरो करते हैं कॉन्सेप्ट कि टॉक्सिक रिलेशन है, छोड़ दें, फ़ौरन छोड़ दें। देखिए, हमें देखना है कि अगर एक औरत है और उसके बच्चे हो गए हैं और अभी वो ना एजुकेटेड है इतनी, ना वो अपना कोई करियर बना सकती है, ना उसके घर वाले उसे संभालने को तैयार है, ना शी हैज़ टू लिव विद हिम, तो अब इस सिचुएशन में तो हम उस पर छोड़ेंगे कि आप क्या सोचते हो कि आप छोड़ना चाहते हो या रहना चाहते हो। अगर तो वो कहे कि मैं रहना चाहती हूँ, तो फिर हम उसको सिखाएंगे कि इस अब्यूज़ से आपने बचना कैसे। एक तो ये सिनेरियो हो गया। एक सिनेरियो हो गया कि अभी रिश्ता शुरू हुआ है, शादी के बंधन में नहीं बंधा, और आपको ये जो मैंने चक्कर समझाया है सारा, ये आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, प्यार करता है बहुत ज़्यादा पहले, और फिर एकदम क्रिटिसिज्म, फिर एकदम घोस्टिंग, मुझे बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट, और फिर ये सारा कुछ चल रहा है। तो बेहतर है कि जान छुड़ाएं और दौड़ लगा दें इस रिलेशन से। मतलब इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी तो भागें, लेकिन अगर आप फंस गए हैं
तो हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे बाहर है कि जी छोड़ दो, बाहर तो बड़ा आसान है ना। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो हमारा कल्चर है ना, मुश्किल है बंधनों को तोड़ना। बच्चों को स्पेशली जब बच्चे होते हैं तो फिर मसला हो जाता है। लेकिन अगर लड़की एजुकेटेड है, अपना करियर बना सकती है, तो वाई, फिर क्या ज़रूरत है। अगर उसे लगता है कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे। अब बच्चे जो हैं वो फिर बाप से भी ना मिले जब अगर बाप नार्सिसिस्ट है तो। अब बात ये है कि अगर बच्चे इस माहौल में रहेंगे कि हर वक्त वो माँ को देखेंगे क्रिटिसाइज़ होता हुआ, और हर वक्त उनकी माँ के साथ एक बिलिटलिंग हो रही है। घर में बच्चों के साथ भी यही होता है। शुरू शुरू में तो उनका, जब छोटे होते हैं तो उनको बहुत होता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे परवरिश पाएँ और कोई गलती ना कहीं कर दे, तो बच्चों की पर्सनैलिटी भी तो तबाह हो रही है। सो इट्स बेटर कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है नार्सिसिज्म की, तो अगर एक बच्चा है या बच्चा भी नहीं है, तो बेहतर है इस रिलेशन से निकला जाए, या फिर उसको कहा जाए कि आप थेरेपी कराओ, तो आप फिर मतलब देन आई विल कंटिन्यू द रिलेशनशिप। सुनिए, बहुत सफ़र करने वाली बात है ना। एग्जैक्टली जी, हमने जो अपने करियर में ये देखा है, जो औरतें आती हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के साथ, वो इस कदर शिकार होती हैं इस चीज़ का कि उन बेचारियों को लगता है कि जैसे वो कुछ भी नहीं है। हालांकि वो डॉक्टर्स हैं, वो बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं। किस तरह से अब्यूज़ करते हैं वो औरत को? मतलब उसकी लिपस्टिक लगाने पे, उसका तैयार होने पे, किसी भी चीज़ पे अगर उन्होंने जैसे गाना है ना, हाँ, शक भी कर सकते हैं, शक भी कर सकते हैं, ये भी ट्रेट हो सकती है। आपको बिलिटल भी कर सकते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ों में से कीड़े निकाल सकते हैं। मतलब आपने कुछ भी किया, ये क्या किया है तुमने। हर वक्त आपको ये शो कराना कि यू कांट डू एनीथिंग राइट। अच्छा, वो गाना नहीं है मेरी सारी गल्ला में कड्डे कीड़ियाँ, तो बेसिकली हर चीज़ से उसने कीड़ियाँ ही निकालनी है उसकी शक्ल सूरत पे। बाहर जाके चाहे कहेगा बहुत अच्छे, घर आके कहेगा ये कैसे कपड़े पहने थे, ये क्या किया था। यानी हर वक्त आपको ये एहसास दिलाना कि यू आर नो गुड एंड आई एम समथिंग जो आपको होल्ड कर रहा है और रख रहा है, बड़ी मेरी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से ये लोग अब्यूज़ करते हैं। हाँ, जब वो स्टेज आती है ना, लव बॉम्ब, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बताई है, उस पर जब दोबारा साइकिल पहुंचता है, सॉरी भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये लोग आपको विक्टिम रोल में नज़र आएंगे। ये कहेंगे तुम्हारी गलती थी, सारा जो सिनेरियो हुआ इट वाज योर फॉल्ट। क्योंकि क्या होता है कि लड़की बेचारी जब, या मैं औरत का ही ज़्यादा कहूँगी क्योंकि ज़्यादातर शिकार नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की औरतें ही होती हैं। अब वो जो साइकिल मैंने आपको समझाया, उसमें पहले तो लव बॉम्बिंग हो गई, फिर डिवैल्यू कर लिया उसने उसको, यानी कि क्रिटिसाइज़ किया, फिर डिसमिस किया। अब लड़की डिसमिस की स्टेज पर आके चीखने चिगाड़ने लग गई, एंगर करने लग गई, चीज़ें तोड़ने लगी। हालांकि वैसी नहीं है, वो वैसे बड़ी काम पर्सनालिटी है। तो अब क्या होगा, अब उसको मौका मिल जाएगा कि मैं विक्टिम हूँ और तुमने मेरे साथ गलत किया, तो वो तो बल्कि उसमें गिल्ट डाल देगा। तो वो ये करते हैं, सॉरी की बजाय वो आपको सॉरी पे कई दफ़ा मजबूर करते हैं। और वो जो लड़कियां हैं वो बेचारी उस लव बॉम्बिंग की स्टेज को पाने के लिए फिर बहुत कुछ करती हैं, अपने रिश्ते तोड़ देती हैं, अपने करियर छोड़ देती हैं कि किसी तरीके से ट्रंप साहब राज़ी हो जाए। सॉरी टू से, हाँ, डू मोर पॉलिसी वाली जो चीज़ है वो फिर मेल हजरात करते हैं। अच्छा, अब अगर इनको थेरेपी के लिए राज़ी किया जाए तो ये लोग जाते तो है कोई नहीं, और ना अपने आप को इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं, ना मानते हैं लोगों के सामने, ना अपने फैमिली के सामने कि हम नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी में। तो फिर इनकी ट्रीटमेंट और इनकी थेरेपी किस तरह से मुमकिन हो सकती है? अच्छा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये खुद तो नहीं आते ट्रीटमेंट के लिए ना, तो या तो इनकी फिर कपल थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आते हैं, या फिर ये बहुत लेटर स्टेज पे जब इनके बच्चों में मसाइल आ जाते हैं, मतलब बच्चों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, या इनकी नौकरियां छूट जाती हैं, या इनके रिश्ते बार बार टूट रहे होते हैं, थ्रेट मिल रहे होते हैं बीवी की तरफ से, फिर ये आते हैं थेरेपी में। लेकिन थेरेपी में ये तभी आएंगे जब ये कहेंगे कि साथ मेरी बीवी का भी इलाज करो, तो वो साथ साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, अगर ये खुद थेरेपी, वो ये दिखा रहे होते हैं कि मेरी बीवी भी फर्क है। रीज़न तो ये है ना, मतलब बीवी रीज़न है, मैं तो बड़ा काम हम्बल और मतलब मैं सिर्फ तीली लगाता हूँ और ये मानते थोड़ी हैं। तो वो बेसिकली अब्यूज़ जो हुई होते हैं, यानी विक्टिम्स जो है ना नार्सिसिज्म के, वो बेचारे आते हैं हमारे पास, जो यूजुअली वाइफ्स होती हैं। अच्छा, वो फिर ये दोनों की काउंसलिंग मिलके आप लोग करते हैं? मिलके करते हैं। अच्छा। हाँ, और नार्सिसिस्ट की भी अगर वो खुद से आ रहे हैं तो वो अपने जब प्रॉब्लम्स दूर होंगे तो फिर चले जाएंगे। लेकिन एक थेरेपी होती है स्कीमा थेरेपी, जब जिसमें हम इनको ना इनकी वल्नरेबिलिटीज़ जो बचपन की डेवलप हुई होती हैं उसकी तरफ थोड़ा सा इनको समझाते हैं ना, तो फिर ये थेरेपी में आना शुरू हो जाते हैं और इनको समझ आ जाती है कि इनके अंदर भी एक वल्नरेबल चाइल्ड है, या इनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए, और इनमें एम्पैथी जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि बचपन में भी इनके साथ किसी ने एम्पैथाइज ही नहीं किया था। यानी पेरेंट्स ने इनको प्यार भी अगर दिया तो बड़ा कंडीशनल सा दिया कि बेटा ग्रेड्स लाओ तो तब ठीक है, तो बड़ी तारीफ़ें होंगी इनकी। तो ये इनका चाइल्डहुड भी बड़ा ख़राब गुजरा होता है कई दफ़ा, तो इस वजह से ये फिर इस शेप में तो आते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे बाप में तो बच्चों में भी आएगा? हाँ, ऐसे तो होता बच्चों में आएगा, ये इनहेरिटेड भी होता है? अच्छा, इनहेरिटेड भी हो सकता है और लर्निंग भी है ना। बेटा देख रहा है बाप को
कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो उसने लर्निंग कर ली है उस चीज़ की, और जीन्स में भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं कि जीन्स में ट्रैवल कर रही है चीज़, या फिर वो लर्न बिहेवियर है कि बाप को देख देख के बच्चा ऐसा हो गया या बेटी ऐसी हो गई। वैसे मेहनती होते हैं, घर का खर्चा उठाते हैं, अखराजात, एक्सपेंसेस, डिफरेंट टाइप्स हैं, परफेक्शनिस्ट भी होते हैं कई बहुत ज़्यादा, कि बस वही उन्होंने अपनी नीड फॉर एडमिरेशन है ना, तो हर चीज़ परफेक्ट करेंगे, बड़े मेहनती हार्ड वर्किंग होंगे, लेकिन कुलीग्स के साथ बहुत चैलेंजिंग होंगे। फिर ज़ाहिर बात है उनके इर्द गिर्द के लोग उनको एक चैलेंज समझना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कई लोग बिल्कुल कमाएंगे नहीं और औरत से मतलब खाएंगे भी और उसको ताने भी देंगे, और उसको, अब वो एक अलहदा टाइप है। अब वो कोवर्ट नार्सिसिज्म है, जो बड़े हम्बल हैं और ऐसे किस्म के लोग हैं, लेकिन जो है वो औरत को यूज़ भी कर रहे हैं और उसको ताने भी दे रहे हैं। तो वो ये डिफरेंट किस्म के हैं, कुछ मेहनती होते हैं। लास्ट मुझे बता दीजिएगा कि मास्टर में ये लोग कैसे होते हैं, अपने दोस्त वगैरह के सामने क्या ये अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं, लोगों को जाहिर होने देते हैं कि हम इस तरह के, हम नार्सिसिस्ट हैं? अच्छा, अब यहाँ पे दो टाइप्स हैं ना, जैसे मैं अब पहले भी बता रही थी, एक होते हैं कोवर्ट और एक होते हैं ओवर्ट। ओवर्ट यानी जो नज़र आते हैं, जो हाँ जहाँ बैठे हैं अपनी तारीफ़ें, अपनी कहानियाँ, ठीक है, लोग तंग पड़ रहे हैं, उनके कान पक रहे हैं, लेकिन वो बस अपनी ही सुनाई जा रहे हैं। एक तो ये हैं जो नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों, इस किस्म के लोगों से फ्रेंड्स आहिस्ता आहिस्ता तंग आ जाते हैं। ऑब्वियसली हर कोई अपनी बात भी करना चाह रहा होता है, अपनी भी तारीफ़ सुनना चाह रहा होता है। दूसरे होते हैं जो छुपे होते हैं, बाहर तो बड़े हम्बल होते हैं, ठीक है, बाहर ऐसे इमेज होगा कि हाँ ये तो फरिश्ते हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, अंदर वही नीड फॉर एडमिरेशन चल रही होती है कि तारीफ़ हो, घर आके अपनी असलियत दिखाते हैं। तो इस तरह के दो किस्म के लोग हैं। तो जो पहली किस्म के हैं उनसे तो फ्रेंड्स दूर भागते हैं, तो जो दूसरी किस्म के उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, लेकिन घर में सारा उनका गुस्सा सारा घर निकलता है आकर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने एलैबोरेट किया। और मैं आपको बताऊं, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते। आज हमने इस चीज़ के ऊपर बात करनी है कि ये सैलाब की वजह से जो डिज़ास्टर, ये तबाही होती है इन चीज़ों की, इसको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, लोगों को किस तरीके से वापस लाया जाए, कि जब वापस लोग अपने दोबारा मकान बनाएं तो वो किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पुल जो हैं वो टूट जाते हैं, बहुत सारी सड़कें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं, उनकी जो बेस होती है ना, वो बैठ जाती है ज़मीन के नीचे, और घरों की जो है ना सारी वो दरारें आपको दिखाई दे रही होती हैं। अब उनके अंदर तो रहना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। अब उस घर को ठीक किस तरह से किया जा सकता है जब वो सैलाब की जद में पड़ा है, घरों के अंदर तो दरारें हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो ये सेफ़ तो नहीं है। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि इस पर क्या सोच हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नईम साहब, जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और इंटरनेशनल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के कंसल्टेंट भी हुआ है। तो इनको खुसूसी दावत दी है ताकि आज इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रा हम पूछ सकें। अच्छा जी, नईम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो शहर हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे इस तरह के, तो इनमें किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा, एंड अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर नाज़रीन और सामीन। देखिए, आपने एक बड़ा जो है हार्ट टचिंग जो है ना ये टॉपिक है, सैलाब, फ्लड, और हम शहरों तक महदूद नहीं रहेंगे, जो हमारे कस्बे, देहात और गाँव ख़ास तौर पे हैं, तो हम उनका भी ज़िक्र करेंगे क्योंकि मैक्सिमम डैमेज उधर भी हुआ है और शहरों में भी है। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो लाइफ्स का है कि जानें चली गई, और फिर लोगों का सारी ज़िंदगी जो है असासा जमा करके जो घर बनाते हैं वो जो है उन्होंने लॉस कर दिया। फिर उनकी लाइफ स्टॉक हैं, उनकी फसलें हैं जो उनकी आइंदा फ्यूचर की एक हैं, और पूरी एक जनरेशन है अगर कोई माजूर हो गया है। तो ये मल्टीपल जो है वो सेक्टर्स हैं जिससे ये पूरे फ्लड का जो इम्पेक्ट हुआ है, रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, और जिनका अभी लॉन्ग लास्टिंग इम्पेक्ट होगा, लाइफ पे भी होगा साइकोलॉजिकली, और इनको रीबिल्ड करने में भी एक जमा पूंजी पूरे घर की होती है, उसको पूरा सारा रीबिल्ड करने के लिए जो नस्लें लगती हैं। मगर मैं सबसे पहले मकानों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि इनकी जो बेस और बुनियादें हैं वो सारी हिल गई हैं, वो बैठ गई हैं इस सैलाब की वजह से, ये ना दरारें पड़ गई हैं, तो अब वो घर तो सेफ़ नहीं है रहने के लिए। अब वो क्या पूरा घर दोबारा से बनवाएंगे रहने के लिए? वो कहाँ से, कैसे? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें कि एक तो है कि उनको दोबारा से उस घर में आबाद कर दें, लेकिन इज़ इट सेफ़ टू बी लिव देयर और नॉट? सो ये बड़ा मेन क्वेश्चन है, और उसमें हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको
इकट्ठे काम उनसे साथ करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये है कि अभी अगर वो फ्लड प्लेन में है तो उनको वो कभी भी प्रोन हो सकते हैं दोबारा से फ्लडिंग पे। नेक्स्ट ईयर कोई दूर नहीं है, 2022 में फ्लड आया, हमने सोचा कि शायद अब नहीं आएगा, लेकिन एक साल के बाद, 2 हमने साल कब के सोचा नहीं आएगा ये? वैसे आपने अकेले सोचा होगा, मैंने नहीं सोचा था। मैं आम इंसान हूँ, जी जी मैं और जितने देखने वाले हैं, हमें पता था फिर आएगा, जी। और ये हर साल हमें पता होता है वैसे। जी जी। तो ये देखिए हमारी जो अप्रोच है ना एज ए पाकिस्तानी, और वैसे कि हम पे जब कोई चीज़ पड़ती है तो हम जो है रिएक्ट करते हैं, कोई थप्पड़ मारता है तो, या कोई और चीज़, या वज़न डाला तो, मगर हम फिर बाद में ठीक भी हो जाते हैं, अगले साल सब भूल जाएंगे। नहीं भूलने की ये बात साल नहीं है। पूरा भी गुजरना देखें आप, उसके बाद जैसे सैलाब गुजरा है वैसे ये बातें भी गुजर जाएंगी, सब भूल जाते हैं हम। नहीं फिज़ा, बात ये कि भूलने की हद तक ये कि जिसमें मैं अगर इम्पैक्ट नहीं हुआ मैं भूल जाऊंगा, एजेंसीज भूल जाएंगी, गवर्नमेंट भूल जाएगी, इदारे भूल जाएंगे, लेकिन जिसके साथ गुजरी है, जिसका घर तबाह हो मुतासिर गया, जो बंदा है जी, वो जी, नहीं भूलेगा जी, ना, जी। तो बस उनकी ये है। असल जो है ना उनका है। और अभी जो जिस तरह अगर हम बात करें कि अगर मैं कैटेगराइज कर दूं कि हमारी ये जो रिहेबिलिटेशन है और रिकवरी है, ये 3 फेजेस में अगर हम इसको डिवाइड कर लें। 1 तो था इमीडिएट रिस्पांस के लाइफ सेविंग है, लोगों को निकालना है। सेकंड है रिहेबिलिटेशन, अगर उनको कहीं मूव किया हुआ है तो उनको बैक घरों में लेकर आए, उनकी कोई मेडिकल, पानी और कोई स्कूल इमीडिएट स्टार्ट किए जाएँ, बेशक टेंट में किए जाएँ या कहीं पे भी। थर्ड है परमानेंट सोल्यूशन, उसमें है कि आप रिएक्टिव की जगह प्रिवेंटिव, यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग आप जो है वो देखते हैं, रिजिलियंस देखते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं। अब ब्रावी फ्लड प्लेन है या और बाकी जो जहाँ पे भी दरियाओं की या नहरों की या कुश्तों के इर्द गिर्द, बन के इर्द गिर्द लोगों की आबादी थी, कि आप दोबारा से उनको उधर ये बात करें कि घरों में अगर दरारें पड़ गई हैं, फाउंडेशन बैठ गई हैं, तो दोबारा उनको वहाँ ठीक कर देंगे और 1-2 साल के बाद फिर ये इवेंट और इंसिडेंट्स हो। तो इस चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान करके, और फिर उसमें जो लोगों का जितना भी नुकसान है उनको दीवारें बनानी है, फाउंडेशन बनानी है। अब फाउंडेशन अगर वहाँ पे पानी आ गया तो अब फाउंडेशन हमें थोड़ी सी एलिवेट करके वहाँ पे क्योंकि बनानी बेस तो खराब हो गई पड़ेगी। है। जी, बेस करनी पड़ेगी, कंपैक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ्लड प्लेन या एम्बैंकमेंट करनी पड़ेगी। और फिर हमारे एनालिसिस हैं, आजकल तो देखें डिजिटलाइज वर्ल्ड है, हमारे GIS बेस्ड सिस्टम है और सारा कुछ क्लाइमेट वार्निंग है कि कब से कब चलता है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे गैप रहा वो अर्ली वार्निंग का रहा कि लोगों को इंटीमेशन नहीं हुई। जो जनरल जो सोर्सेज थे, लाउड स्पीकर से, मोबाइल से, मैसेजेस से, लोगों को 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले कहा कि एवैक्यूएट करें रात को 2 बजे, 3 बजे। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है कैओस और जो है प्रॉब्लम पूरी फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए, कि वो कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जा सके। और वैसे भी उसमें बहुत सारे लोग इस दुनिया से भी चले गए क्योंकि सेव नहीं कर सके। फिर हमारा जो एड का मेकनिज़म था, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में कि वो 2-3 कश्तियाँ उल्टने का वाक़या भी हुआ। तो इस तरह के वाक़यात जो डिसास्टर है, तो उसमें हमें एक एज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच के हमने रिलीफ ऑपरेशन कैसे करना है, रिहेबिलिटेशन जो है दोबारा उनको मूव आउट करके, अगर उस घर में मैं ले आया हूँ। यही पूछना है मैंने कि अब अगले साल भी हमें पता है सैलाब आना है, ठीक है, अब करना क्या है, हम किस तरीके से, प्रिवेंशन क्या है, जी जी करेंगे? जी जी। उसमें देखिए 3-4 स्टेप्स हैं। एक तो है कि अगर आप उसी फ्लड प्लेन में उन लोगों को, एक तो है ना जो दरिया के किनारे कच्ची बस्ती है या जो इलीगल रह रहे हैं, तो उन्होंने तो उनका तो वो एक हैबिचुअल है उस चीज़ में, आया उन्हें कच्ची दीवारें बैगी दोबारा बना लेंगे। लेकिन एक पूरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो गया है, कहीं पे आपके शिगाफ पड़ गए हैं, और उससे अभी हमें उनको फ्यूचर के लिए उनको जो है थोड़ा सा रीबिल्ड करना है। हमने डैम्स के बारे में सोचना है, हमने पानी को जो है बचाने के लिए सोचना है कि कैसे हम सेव कर सकते हैं। फिर हमारी ड्रेनेज है कि तो इन दरियाओं के ऊपर तो डैम बन नहीं सकते सर, ये भी तो देखें। नहीं, डैम्स के उससे मुराद देखें, एक पूरा डैम्स तो तकरीबन 10-20 साल लग जाते हैं बनने में। इमीडिएट जो है आपका ड्रेनेज कैसा है, वहाँ पे आपके जो नाले हैं उससे पहले, बरसात से पहले उनकी क्लीनिंग हो रही है। आपका जो फोरकास्ट सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है फ्लड का, उसमें आपका जो है ऑटोमेशन है या नहीं है। GIS सिस्टम में आपने जो मैपिंग करनी है उसमें वो सारा कुछ है। ये नेक्स्ट ईयर तक जो हम चीज़ें कर सकते हैं
कि उनकी जो लिस्ट हैं, उनके जो है सारा एरिया का सर्वे है, और ये जो हमारे कुश्ते और बांध कितने टूट गए दरमियान में, हम उनको जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हैं टिल नेक्स्ट ईयर। हमारी जो इंटीग्रेटेड कोशिशें अभी जो थी, लेकिन लैक ऑफ लीडरशिप और इदारे जो है, अभी मैं कल ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो एक चैरिटी और NGO चलाते हैं, तो वो इस वक्त भी सिंध में बैठे हैं इसी फ्लड के एरिया में, और उनको वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो कह रहे थे कि कोई इंटीग्रेटेड लीड करने वाला नहीं है। PDMA, NDMA, NGOs, गवर्नमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स, हर एक अपने उसमें कोई एक जगह पे 10 जो है बोरी आटे की दे रहा है, और जो उससे कोई 2 मील अंदर है जहाँ पे एक्सेस नहीं है, उसको कुछ भी नहीं अभी तक मिला। तो इस पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। अब हम सैलाब के ऊपर बात कर रहे हैं, और अब जो मुतासरीन हैं जिनने घर दोबारा से मुरम्मत करनी है अपने घर की, ठीक है ना, तो वो जो किन इंजीनियरिंग उसूलों पर अमल करें, किस तरीके से अपने घर को जो है ना मुरम्मत करें? जी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अब जो जैसे हमने ज़िक्र किया था पहले कि 3 स्टेजेस अब जो इसकी रिहेबिलिटेशन की और फ्लड की थी, एक तो एमरजेंसी रिस्पॉन्स था, अब ये सेकंड रिहेबिलिटेशन है कि जो रिपेयर और आपने वो करनी है। तो अब ये तो फर्स्ट तो एक तो असेस करना है। फिर आपने पहले एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि अगर उसकी फाउंडेशंस और दीवारें या कुछ और डैमेज हो गई हैं, तो ये असेस करना पड़ेगा कि जो है पहले उसकी जो बेस है वो दोबारा रीबिल्ड करनी है, या दीवारें हैं, या उसमें कोई और मटेरियल ऐसा यूज़ करना है। क्योंकि अभी देखें, दोबारा से ऐसा आप दोबारा घर बना दें जो नेक्स्ट साल के बाद या 2 साल के बाद फ्लड आए और फिर वो सारा टूट जाए, या वो जो है छत गिर के उसमें कुछ जानें चली जाएं, तो हमें जो है ना इन्वायरमेंटल और रेजिलिएंट फ्लड रेजिलिएंट मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे। उसमें कंक्रीटिंग है, उसमें जो ब्रिक्स की यूज़ करने का है, उसमें जो फाउंडेशंस हैं, उसकी जो कंपैक्शन है कि कैसी सॉइल है और कहाँ पे बना रहे हैं, और फिर उसकी रूफ़ कैसी है कि कैसे आप बना रहे हैं, कैसे नहीं कि पानी आने से, और फिर उसका ड्रेनेज है कि पानी आता है तो डायरेक्टली उसमें आ जाएगा घर में या उसकी फाउंडेशन में। तो इन सब फैक्टर्स को जो है कंसीडर करना पड़ेगा, और इसमें सबसे बेसिक रोल जो है इन एजेंसीज़ का है, गवर्नमेंट के इदारों का है, लोकल गवर्नमेंट का है, पंजाब गवर्नमेंट का है, नेशनल गवर्नमेंट का है, कि जो उनके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि लोगों के पास इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना असेस करें, और फिर उनकी हेल्प है कि जो उनको इमीडिएट जो फाइनेंशियल है स्टेज बाय स्टेज आप दे सकते हैं कि अगर फाउंडेशन बना लें तो उनको पैसे दें। और ये जो नहीं, अच्छा, वैसे जिधर सैलाब आया है, जिनके घर बिल्कुल डूब गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, तो अब वो क्या करें? वो वहाँ से मूव आउट अगर करते हैं तो उनकी तो ज़मीनें वहीं पर है ना, वो तो वहाँ से निकल भी नहीं सकते, तो फिर वो क्या करें? उन्होंने घर भी तो वहाँ पर बनाना है, मुरम्मत भी अगर करनी है तो उसी करनी है, तो फिर किन चीज़ों का जो है ना उन्होंने ख्याल करना है कि वो जब दोबारा मुरम्मत करें तो उनको वो इशूज़ ना आए? देखिए, मुरम्मत एक बड़ा कॉमन सिंपल सा वर्ड है, लेकिन अब इसकी जो एक्सटेंट है कि वो मुरम्मत कितनी है, वो फाउंडेशन है, या अगर दीवारें कमज़ोर हो गई उसको सारा दोबारा गिरा के बनाना है, और उसकी छत है तो वो डैमेज हो गया, या ऊपर का फ्लोर है, या पानी जब थोड़ा सा आया तो वो सारा अंदर आ गया, ड्रेनेज नहीं था, उसी में से सारा पानी आ गया, वो उसका बाहर का जो रोड्स है, इन सब को इकट्ठा काम करना पड़ेगा। रोड से सारा पानी अंदर आ गया, मसलन एक दोस्त की जो बेसमेंट में सारा पानी आ गया, उसका सारी चीज़ें उधर थी वो सारी डैमेज हो गया, वो इतनी स्मेल है कि वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, सब डैमेज हो गया। तो इन सब फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, और फिर जो स्टेज बाय स्टेज उसकी मुरम्मत है, मुरम्मत से मुराद देखें रीबिल्डिंग है। अगर किसी की सिर्फ थोड़ी सी फाउंडेशन, अगर तो फाउंडेशन हुई है, फिर तो दोबारा सारा करके, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि ये फ्लड जो है ना प्लेन में ही है, अगर जैसे एक पूरी एक कॉलोनी इलीगल बनी है, तो अब वहाँ पे अगर आप रीबिल्ड करें, उसकी कंपनसेशन है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि वो जिसने भी कॉलोनी बनाई थी या जो था, और फिर इंश्योरेंस भी है, बाहर की कंट्रीज़ में तो इंश्योरेंस होती है फ़्लड की, लेकिन वो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो सबसे गवर्नमेंट के पास भी तो इतना फ़ंड नहीं है, इतना पैसे नहीं है, फिर वो सारी चीज़ें कैसे मुमकिन होंगी? जी, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। इसमें देखें ना 4-5 मुख्तलिफ इदारे हैं, एक गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, एक NGOs हैं, एक कम्युनिटी बेस्ड हैं, एक आपका जो बाहर कितने सारे लोग बैठे हैं, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़, इंटरनेशनल एड्स हैं, इंटरनेशनल डोनर्स हैं,
और फिर इसके जो रिस्ट्रक्चरिंग के हैं सारे इदारे हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, बाहर से फ़ंड्स जो है, जैसे हमें बाहर से हम लोग फ़ंड्स जमा कर रहे हैं आपस में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इन सब से मिलकर गवर्नमेंट जो है देखें एक फोकल पॉइंट के तौर पे काम करती है फ़िज़ा। बाकी ये जो सारे इदारे हैं, लोग हैं, आपने देखा किस तरह कम्युनिटी ने, NGOs ने, वहाँ के लोगों ने खुद हेल्प करके जो है ना गारे मिट्टी से लोगों के बना रहे हैं। तो इन सब को मिल के ये एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब ये जो मुतासिरीन हैं इनके लिए देखें सब ने दुआ तो करनी है, दुआ तो कुछ भी जो है ना बदल सकती है जो भी वक्त है, मगर मिल के हमने एज ए सोसाइटी भी काम करना है, इंसानियत जो है उसको ज़िंदा रखना है। सिर्फ उन लोगों के ऊपर हमने नहीं छोड़ना जैसे गवर्नमेंट के ऊपर कि वो बनाएं, वो लोग खुद ही बनाएं या वो लोग खुद ही कर लेंगे या गवर्नमेंट का काम है। हमें भी जिस हद तक अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हमारे वहाँ मौजूद हैं और करते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं, तो वाई नॉट कोई सही फैमिलीज़ देख के कोई किसी का एक घर भी बना देता है ना मिल के सपोर्ट में, तो यार क्या बात है। और यहाँ पर तो रखी हुई एक ईंट जो है ना आपकी जन्नत में जो है ना आपके आलिशान महल बना देगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि जितने ओवरसीज़ लोग हैं, पाकिस्तानी हैं जो साहिब हैसियत हैं, वो बाहर निकलें, भले किसी एक की एफ़र्ट में अगर किसी का घर बना दे। पिछले हफ्ते बात की थी यस कि हम डाई करना सिखाएंगे आपको, नेचुरल डाई, हर्बल डाई, कि आप अपने बालों को किस तरीके से डाई कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जिन लोगों को अभी हेयर फॉल का इशू चल रहा है, और मोस्टली सबको चल रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर, खुश्क वेदर है, अब ये सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, फ्रीजी हेयर शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल और मज़ीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फिर ऊपर से आपको पता है कैसी कैसी अभी वैक्सीनेशंस आ गई हैं, तो बच्चियों को भी जो है ना बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और बच्ची जो फ़ैशन डाई करना शुरू हो गए छोटी छोटी उम्रों में, 16-17 साल की बच्चियाँ मैं देखती हूँ सैलून में बैठी हुई हैं, डाई करवा रही हैं। अभी इतनी जल्दी से, बहुत जल्दी है, ना करें। तो आज हम आपको नेचुरल डाई जो है वो सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने बालों को ब्राउन, काला, ऐश, कोई भी जो टोन है वो किस तरीके से दे सकते हैं। नैयरा जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बहुत अच्छी तरीके से हर्बल तरीके से उनके हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको डाई बनाना सिखाएंगी और आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आप तो सिंध से आ रही है मुझे लग रहा है। हाँ जी, पिछले दिनों मुल्तान क्लास थी और जब आपको पता है आउट ऑफ स्टेशन जाए, इस तरह के शहरों में शॉपिंग ना करें। हाँ। और मुल्तान आपको पता है चुनरी और इस तरह के जो है वो कपड़ों के लिए मशहूर है, तो वहाँ से फिर काफ़ी शॉपिंग की। तो फिर इसको कितने का पड़ा आपको ये जोड़ा? अनस्टिच किया होगा? चीपेस्ट, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे काफ़ी चीपेस्ट जो है वो यहाँ का प्योर दुपट्टा है आपका? हाँ जी, बिल्कुल प्योर है ना। और ये आपने जो कपड़ा, ये मटेरियल पहना है कौन सा है? हाँ जी, इसको वो कहते हैं वहाँ के उसमें ना टाई एंड डाई के उसमें ही आ जाता है। मटेरियल क्या है? मटेरियल इसका शिफॉन में? हाँ, शिफॉन के। अच्छा, कितना सस्ता बता दे जरा। हाँ, यहाँ से अगर लेती तो तकरीबन 5,000 to 6,000 कॉस्ट करना था, वहाँ से मुझे 3,000 कॉस्ट किया। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आप खुद भी तो अच्छी है ना। आज अच्छा डाई हमें सिखाएंगी, आप सबको बताएंगी कि डाई कैसे कर सकते हैं। वाकई मेरी बात सुने, देखें कुछ लोग कहते हैं कि डाई हम सिखा तो रहे हैं, बता तो रहे हैं लोग, मगर वो उनको यकीन नहीं आता, या तो वो गलत तरीके से कर लेते हैं, उनको एप्लीकेशंस या कुछ तरीका कुछ मिस कर जाते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि डाई आता ही नहीं, सब कहने वाली बातें, बाद में हम तकिए में सोएं तो रंग छूट जाता है, या ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें। हाँ, ये है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूटिशियंस फील्ड जो है ये सिंपल ये नहीं है कि आपको मसाज करना आ गया, थ्रेडिंग आ गई, मेकअप आ गया तो आपने पार्लर खोल लिया। जो हेयर का काम है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली काम है। तो जिन लोगों ने इसकी जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होती, वो क्या करती हैं, ब्लीच घोलती हैं, लगाती हैं और चलें जी, उसके ऊपर समझ लगी, कोई कलर लगा दिया, नहीं समझ लगी तो सिंपल कट डाउन करके और कंडीशनिंग वगैरह करके, स्ट्रीक्स में भी यही चीज़ें चल रही होती हैं। उसमें ये होता है कि क्यूटिकल्स तो आपने बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, आप क्यूटिकल्स को खोल देते हैं, तो बाद में उसको जो है वो आपने बालों को जो है वो आपने वापस जो है वो उनके बॉन्ड्स को, क्यूटिकल्स को बंद किस तरह से करना है, कौन सा कलर आपने निकाला है, क्या डिपॉजिट करना है, तो ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। तो कोशिश करें जब आप हेयर का काम करें तो किसी अच्छे सैलून पे जिसकी ट्रेनिंग जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट से हुई हो और जो एक्सपीरियंस्ड हो इस काम में,
उनके पास जाएं। ठीक है, बिल्कुल आपने बात सही कही कि कलर करवा के आते हैं, टॉवल पे लग रहा है, बाथरूम में गए हैं, बाल धोए, नहाए हैं, शावर लो तो रंग निकल रहा है, कपड़ों पे लग रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह, जबकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वो बस वहीं पे आ जाता है कि इंफॉर्मेशन की और जो ट्रेनिंग है उसकी जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली हुई होती इन चीज़ों की। तो आज इन्हीं इश्यूज़ को जो है वो हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है वो ख़वातीन स्ट्रीक्स करवा लेती हैं, कट डाउन करवा लेती हैं, कलर चेंज करवा लेती हैं, 2-3 कलर डाई वॉश के बाद कलर जो है वो लिफ्ट कर जाता है, अजीब सा जो है वो ऑरेंज और रेड और अजीब सा कॉपर सा जो है वो पिगमेंट जो है वो निकल रहा होता है। तो वो फिर उस पर कई दफ़ा हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि दोबारा सैलून जाएं, फिर 2-4-5 हज़ार लगेंगे। तो आज की जो है वो जो सेगमेंट है हमारा स्पेशल है ही इसीलिए, इसी तरह की मैं चीज़ें लेके आई हूँ, हम हर्बल होम रेमेडीज़ कि जो आपके इर्द गिर्द आसपास चीज़ें हैं और आपके बालों में कौन सा आपने कलर करवाया है या अभी आपने केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाई, केमिकल ट्रीटेड हेयर नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मैंने किसी फंक्शन में जाना है तो टेम्परेरी मेरे बालों में महागनी टोन आ जाए, मेरे बालों में जो है वो थोड़ा ऐश की टोन आ जाए, या कट डाउन या कलर करवाया हुआ है, अब कॉपर ऑरेंज आ रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही सैलून की, तो घर के अंदर ही हमारे किचन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करके हम अपना जो है वो कॉपर या ऑरेंज टोन है उसको हम किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या ऐश में जा सकते हैं, या ब्लॉन्ड में हमने कैसे जाना है। या ऐसे बुज़ुर्ग हजरात हैं कि जिन्हें कोई भी डाई वगैरह सूट नहीं करती, एलर्जीज़ जो है वो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो वो इस तरह के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो क्या करें, वो डाई को किस तरह से यूज़ करें। उसके बाद आजकल हमारे यंग जो जनरेशन है उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि उनके अभी एज नहीं है बट उनके जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो है वो हेयर हो रहे हैं, तो वो अभी से डाई यूज़ नहीं करना चाह रहे और करनी भी नहीं चाहिए। तो वो कौन सी इस तरह की चीज़ है जो बना के रखें और उसको डेली बेसिस पे यूज़ करें, वो सेफ़ भी हो, उनके जो ग्रे हेयर आ गए हैं उनको जो है वो किस तरह से ब्राउन के अंदर ले जाएं, और उनके कुछ लोग हैं जिनके ग्रे हेयर भी हैं, बाल भी गिर रहे हैं, जेंट्स हजरात खासकर बहुत रूट्स वीक हो गई हैं, तो कौन सी हमने ऑर्गेनिक ऐसी हेयर डाई बनानी है जो न सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करे, आपके बालों का जो कलर है ग्रे आ रहा है, सफ़ेद हो गए हैं, वो अगर आपने ब्राउन में या ब्लैक में लेके जाना है किस तरह से करें, वही चीज़ आपके बालों की रूट्स को कैसे मजबूत करे और बालों को कैसे बेहतर करे। हमारे साथ उधर चले, ये सारे नुस्खे बताएं, हम एक ब्रेक लेते हैं, वहाँ पे सेटअप आपको दिखाते हैं और एक एक करके जो है ना चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। आप एक कॉपी पेंसिल ले लें, एक एक चीज़ लिखना शुरू कर दें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और नैया जी अब हमें यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं रेसिपीज़ के साथ बताना शुरू करेंगी कि हम अपने बालों को डाई कैसे कर सकते हैं। ये पानी गर्म हो रहा है मगर क्यों हो रहा है, क्या बनाने जा रही हैं? हाँ जी, ये हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक हेयर टोनर। ये बालों को जो है वो आपके काला भी करेगा। ठीक है, मैंने पहले से ज़रा पानी रख दिया था क्योंकि टाइम लगता है। आपने जो है वो 1 गिलास जो है वो पानी का लेना है, ठीक हो, उसको आपने जो है वो गर्म कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो पानी लेना है। ये वाले हमने फ्लावर्स पे लास्ट टाइम जो है वो प्रोग्राम किया था ब्यूटी ड्रिंक के हवाले से। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक मैजिकल जो है ये प्लांट है, इसको आप अपने घर में जो है वो ज़रूर लगाएं। हिबिस्कस, हाँ जी, हिबिस्कस, चाइना रोज़, गड़हल भी, इसको गड़हल के फूल भी कहते हैं, गड़हल का पौधा भी कहते हैं। ठीक है, 1 गिलास पानी के लिए तकरीबन हमने जो है वो 10 फूल लेने हैं। इस तरह से उसकी जो ग्रीन टहनी है ये आपने जो है वो उतार लेनी है। ठीक है, ये वाला जो टोनर हम बनाने जा रहे हैं ये आपके बालों को ना सिर्फ काला करेगा नेचुरली, ठीक है, और आपके बालों को मजबूत भी करेगा। ये तो लाल रंग दे रहा है ना? जी, नहीं, लाल नहीं होगा। अभी आप इसका जो है वो मैजिक देखें, ये बिल्कुल ब्लैक पिगमेंट देगा और आपके बालों को काला करेगा। ठीक है, 10 फूल डालें और तकरीबन 10 से 15 हम इसके अंदर जो है ये लौंग डालेंगे। ठीक है, अच्छा। लौंग आपको पता है बालों के लिए कितने जबरदस्त इसके जो है वो रिजल्ट हैं, जल्द के लिए भी, हाँ, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, आपकी बालों की रूट्स को जो है ये मजबूत करता है और आपके जो है वो स्कैल्प के लिए, ओवरऑल आपके बालों के लिए जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैंने अपने मेकअप फिक्सर में भी लौंगे डाली हुई हैं, आपको पता है? जबरदस्त। मैंने अपना जो लोशन है हाँ उसके अंदर भी रात को ना मैं रख देती हूँ लौंगे, और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसके अंदर हम जो है वो कलौंजी डालेंगे। अच्छा। कलौंजी ये भी आपको पता है इसके अंदर जो है वो ऑयल का कंटेंट होता है,
ये आपके बालों को ना सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा बल्कि आपके बालों को जो है ये ब्लैक टोन भी देगा। अच्छा, ठीक है, इसको हमने ये देखें, ये सारे फूल जो हैं वो अब तकरीबन वाइट हो गए। ठीक है, और ये जो एक है सेकंड में रंग छोड़ दिया इसमें। ये देखें ब्लैक कलर हो गया। ये देखें, ये आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। हाँ। ये आपका बिल्कुल जो है ये देखें, मैं घर से बना के लेके आई हूँ क्योंकि वो ठंडा होने में टाइम लगता है ना। ये देखें, ये मैं घर से बना के लेके आई हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ये इसका ब्लैक जो है वो पिगमेंट है, वाह, ब्लैक टोनर। ये देखें, ये देखें, इस तरह से जो है ये बिल्कुल जो है ये आपका एक ब्लैक टोनर जो है ये रेडी हो जाएगा। ये सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं। अगर आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके बाल जो है वो गिरना और झड़ना रुक जाए, हाँ, बाल वो भी आपको लंबे पता भी हों, मसला है तो हो ही रहा है। हाँ जी, तो उसके अंदर आप फिर थोड़ी सी जो है वो रोजमेरी भी ऐड कर लें। अच्छा, क्योंकि रोजमेरी क्या काम करता है? हेयर फॉल के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, रोजमेरी हेयर फॉल के लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त है और हेयर ग्रोथ के लिए। और देखें इसका अरोमा कितना ज़बरदस्त। हाँ, इसमें से भी आ रहा है। हाँ जी, उसमें से भी आ रहा है, ये रोजमेरी का है। ठीक है, ये जो आपने लौंगे डाली है, ये काला रंग उसकी वजह से, कलौंजी की वजह से नहीं हुआ है? नहीं नहीं, कलौंजी की वजह से। और ये जो हमारे हिबिस्कस के फ्लावर हैं इनका वायलेट पिगमेंट आता है। इसको जब हम पकाते हैं, ये देखें वायलेट हो गए ना, तो हमारा असल में जो बाल का पिगमेंट है वो ब्लैक नहीं है, वो वायलेट है। आप अगर जो है वो कट डाउन, अगर आप थोड़ा सा जो है वो, जो लोग जानते हैं बालों को, जब हम कट डाउन करते हैं तो इसके अंदर से जो टोन निकलती है वो आपकी वायलेट निकलती है। ठीक है, अच्छा। तो ये वायलेट और उसने कलौंजी ने जो है वो इसको एक ब्लैक जो है वो टोन दे दी है। और जो हमने तो टोनर में रखना है उसको छानना है बाद में, जैसे आपने हाँ इसको- जी, बिल्कुल। ये देखें, ये मैंने इसको जो है वो, ये देखें, ये डाला हुआ है। इसी में से मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़े से मेथरे भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मेथरे आपको पता है कि बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। कितना अच्छा हाँ ब्लैक कलर और खूबसूरत सा, हाँ जी, इसको- बरगंडीश ब्लैक है। हाँ बड़ा जी, प्यारा। तो ये आपका जो टोनर है ये रेडी है। ये आपने बाल धो लिए, टॉवल ड्राई कर लिए। ठीक है, इसको आप डेली बेसिस पे जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, रूट्स में, बालों में, रूट्स में, लेंथ में, एंड में लगा लें। वो बच्चे के जिनके अभी बाल जो है वो ग्रे हो रहे हैं और अभी डाई नहीं लगाई और डाई लगाना भी नहीं चाह रहे, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। जिनके जो है वो हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए भी ये बेहतरीन है। और वो बुजुर्ग हजरात जिनको एलर्जीज वगैरह हो जाती है और वो बाल डाई करना चाहते हैं तो ये डेली बेसिस पे इसको जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। अब मसला ये आ जाता है कि रोज बनाया नहीं जाता, इतना टाइम नहीं है कि हम रोज बनाएं। आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान से सोडियम बेंजोएट, अच्छा, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्व है, वो हमारे जैम, जेली, केचप, जितने शरबत वगैरह है उसके अंदर डलता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। अच्छा। तो आप इसके अंदर सोडियम बेंजोएट जो है वो पंसारी की दुकान से ले आए। 1/4 टीस्पून, अगर 1 गिलास बनाया तो 1/4 टीस्पून आपने सोडियम बेंजोएट, जब ये ठंडा हो जाए इसमें डाल के आपने रख देना। ये आपका काउंटर पे 6 महीने भी पड़ा है तो इसने खराब नहीं होगा। वाह। अदरवाइज जो है ये तकरीबन 8 से, अगर आप सोडियम बेंजोएट नहीं डालते तो ये 8 से 10 दिन तक जो है वो यूज करेंगे, दोबारा फ्रेश बनाएंगे, क्योंकि इसमें से कंटेमिनेशन हो जाती है तो हल्की सी जो है वो इसमें से स्मेल आने लगती है। अच्छा। हाँ जी, तो आप अगर चाह रहे हैं कि हम इकट्ठा ही बना के रख लें महीने के लिए, 1.5 माह के लिए, तो आप इसमें एक चुटकी सोडियम बेंजोएट की आराम से आपको पंसारी की दुकान से और इससे बाल काले आना भी शुरू 100%। ये नहीं, देखिए काले आना शुरू नहीं होंगे, वो इंटरनल अगर आपके कोई भी इशू वगैरह चल रहे हैं तो उस वजह से, कोई भी डेफिशिएंसी आयरन की है या कोई भी विटामिन्स वगैरह की, तो डेफिशिएंसी की वजह से अगर बाल आपके ग्रे आ रहे हैं या आपका जेनेटिक है, आपकी ख़ानदानी जो है वो ये चीज़ें चल रही हैं, या जिन लोगों को बहुत नज़ला ज़ुकाम फ्लू रहता है उनके भी दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी बाल सफ़ेद आते हैं, तो वो ये है कि उसके लिए मैं जो है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम बलगम है और उसकी वजह से बाल सफ़ेद आ रहे हैं, तो मेरा आजमूदा जो है वो नुस्खा जो कि मैंने बना के रखा हुआ था, अपने बच्चों को भी खिलाया, खुद भी खाया, तो वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके बाल वाइट हो गए हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो पहले थोड़ा सा ब्राउन में लेके जाएगा, लाइट ब्राउन होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये डार्क ब्राउन में आ जाएगा। ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और भी जो रेसिपीज़ हैं, नुस्खे हैं, वो आपके साथ शेयर करते नहीं। हम हेयर डाई के बारे में बात कर रहे हैं, बालों को काला करने के लिए, और बालों की जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हम आज डिस्कस करें।
मगर एक और चीज़ मैं साथ साथ कहने लगी थी कि आप लोग जब हमारे पास इस तरह से हर्बलिस्ट आते हैं लोग, तो आप अपनी फरमाइश हमें बताया करें सोशल मीडिया पे या फिर कॉल करके, आप हमें मैसेज करके बताया करें कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपको जो है ना कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ रेमेडीज़ जो है वो आपको यहाँ पे सजेस्ट करें, क्योंकि आपके हिसाब से ही हम ये अपने शो और कंटेंट को चलाते हैं। तो जो चीज़ आपको लगती है कि अभी बहुत ज़रूरी है और कहीं से आपको नहीं समझ आ रही, कोई बना नहीं पा रहे, तो वो प्लीज़ हमें बताया करें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए वो चीज़ें जो है ना वो तैयार करें और हम आपको बताएं उसकी रेमेडीज़, क्योंकि हर्बलिस्ट जो है वो आपके साथ, आपकी सोच के साथ, आपकी परेशानी के साथ ही आपकी चीज़ की रेमेडी यहाँ पे बताएंगी। अब क्या बताने लगी है? हाँ जी, वो बुज़ुर्ग हजरात के जिन्हें मेहंदी की आदत है तो वो मेहंदी लगाते हैं। जेंट्स हजरात हैं, दाढ़ी पे जो बुजुर्ग हैं दाढ़ी पे भी लगाई हुई होती है और बिल्कुल कॉपर और ऑरेंज जो है वो उनकी टोन होती है, तो वो खुद चाह रहे होते हैं कि नहीं ये रेड ना लगे, ये ऑरेंज ना लगे। तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त। मगर एक चीज़ मैं इसमें ऐड करती हूँ, मेरी ना अम्मी, जब मेरे बाल, मैं नई नई शोबिज़ में आई थी, मेरे बाल काले से आते हैं ना, तो अम्मी हमें क्या करती थी कि ना मेहंदी लगवाया करती थी सर पे। आई डोंट नो उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स डालती थी क्या, मगर बालों में ना सिर्फ एक शाइन आती थी, कलर कभी नहीं आया, बाल काले ही रहते थे, मगर उससे खूबसूरती और धूप में जाओ ना हल्की सी चमक आती थी। ये कभी नहीं होगा लाल और कॉपर और यूं। तो अब मैं लगाती हूँ तो कॉपर हो जाते हैं, तो मैं तो अब नहीं लगाती क्योंकि डाई भी नहीं चढ़ता फिर उसको ऊपर। हाँ, ऐसे ही है। फिर बिल्कुल ब्यूटिशियंस वरना सैलून मना करते हैं क्योंकि ये मेटालिक डाई है, वो कोटिंग हो जाती है, तो डाई नहीं चढ़ा, तो वो फिर उस पे डाई नहीं आती क्योंकि कोटिंग हो जाती है ना। तो जो मोटा या काला बाल होता है उस पे अगर आप डायरेक्ट ऐसे हिना लगाओगे तो शाइन जरूर आएगी, रेड और कॉपर टोन नहीं आएगी। सिल्की भी हो जाते थे, सिल्की भी हो जाते थे। उसमें इस तरह की चीजें जो है वो अंडा ऑयल इस तरह की चीजें मदर्स डालती थी, दही वगैरह डालना। मैं बात कर रही हूँ वो बुजुर्ग हजरात के जिनके बाल व्हाइट हो गए हुए हैं और वो अपने सफेद बालों में लगाते हैं, ऑरेंज और कॉपर टोन आती, रेड टोन आती, और वो नहीं चाहते कि हमारे बाल जो है वो रेड और कॉपर लगे। तो आज के बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने मेहंदी बनानी है, ठीक है, ये देखें जिस तरह से ये मेहंदी है, मेहंदी अगर आप बना रहे हैं, अगर आपने जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो आपने मेहंदी का लिया है, इसके अंदर आपने 10 कतरे, ये जो आपके लॉन्ड्री में यूज होता है नील, लिक्विड नील, ठीक है, ब्लू पिगमेंट, ब्लू कलर, 10 कतरे आप इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून अगर आपने मेहंदी ली है, 10 कतरे या 1 चाय की चम्मच के बराबर। ये वो है जो बच्चों के कपड़ों को साफ करने के लिए, जी, सफेद कपड़ों को जो है वो उजला करने के लिए जो है उसमें पिलाहट आ जाती है और उसको जो है वो व्हाइट करने के लिए ये डालते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, कोई केमिकल वगैरह नहीं है, ठीक है? एक ब्लैक, हाँ जी बिल्कुल, एक ब्लू पिगमेंट है और वाटर के अंदर इसको जो है वो डिसॉल्व किया होता है। आपने इसके अंदर जो है वो इस तरीके से ब्लू, आपका जो नील है, चाहे पाउडर फॉर्म में है चाहे लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, इसको देखें, क्लोज करें इसको, ये दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है। आपने इसको जो है वो डाल लेना है। इससे क्या होगा कि ये आपकी जो ऑरेंज और कॉपर टोन आ रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा यार। हाँ, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा जो ऑरेंज और कॉपर पिगमेंट है, क्योंकि हमारी जो हम ब्यूटिशियंस जब कोई भी कट डाउन वगैरह स्टिक्स करती हैं तो जो ऑरेंज और कॉपर टोन आ जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वायलेट कलर या पर्पल कलर जो है वो यूज करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रही, आर से इसका नाम आता है और ये वो नील है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप अगर अपनी मेहंदी के अंदर ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो है वो बालों में ऑरेंज रेड टोन नहीं आएगी। अच्छा। आपके बालों का कलर जो है वो बहुत जबरदस्त ब्राउनिश के अंदर चला जाएगा, एक ब्राउन सा कलर इसके साथ आएगा, आपकी रेड और ऑरेंज टोन बिल्कुल भी नहीं आएगी। वाह। हाँ जी। कितने ड्रॉप डाले थे दोबारा बताएं? इसमें 10 ड्रॉप, 2 टेबलस्पून अगर मेहंदी है, 10 ड्रॉप हमने जो है वो इसमें नील के डाले हैं, ठीक है। और इसको आपने पानी के अंदर मेहंदी को जो है वो मिक्स कर लेना, पानी में मिक्स कर ले, दही के अंदर मिक्स कर ले। आपको अंडा सूट करता है, आपने अंडा डालना है इसमें, आप अंडा डाल लें।
आप ऑयल डालते हैं इसमें, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल लें, जो जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं कर लें। लेकिन वो बुजुर्ग हजरात, मर्द या ख़वातीन जिनके बाल सफ़ेद है, मेहंदी लगाते हैं, ऑरेंज और रेड कॉपर टोन आती है और वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती, उस समय नहीं लगती, क्या करें, तो जो है नील कपड़ों वाला वो आप थोड़ा सा डाल लें, बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसा वो केमिकल नहीं, अगर वो केमिकल ख़राब हो तो आपके कपड़ों को भी जो है वो ख़राब करे। तो और कितनी देर में इसका रंग आएगा? हाँ जी, इसको आप जिस तरह से आधा घंटा या घंटा आपने लगाना है, लगा के वॉश कर दें और आप देखें आपकी रेड ऑरेंज टोन जो है वो बिल्कुल खत्म हो व्हाइट वाला जाएगी। जो बाल है वो डाई हो जाएगा फौरन? जी बिल्कुल, व्हाइट वाले बालों पे जो है वो 100% जो है वो और ये कलर कब आएगा। तक रहेगा ये डाई? ये डाई बुजुर्ग हजरात मोस्टली जो है वो हर 15 दिन के बाद या 8 दिन बाद जो है वो उन्होंने मेहंदी लगाई हुई तो होती है। 8 दिन के जब बाद भी- लगा लें? जब भी लगानी है इसमें आपने ये वाला जो ब्लू पिगमेंट है ये आपने ऐड कर लेना है, चाहे पाउडर फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में। क्या मजे का आइडिया दिया था, वाओ। अच्छा, इस तरह की बच्चियां, इस तरह की खवातीन जो स्टिक्स डाई करवाती हैं, ठीक है, उस टाइम तो बड़ा ऐश में उनको जो है वो कलर चला जाता है, ग्रीनिश गोल्ड में चला जाता है, 2-4 वॉशेस के बाद, जैसे हम बात कर रहे थे, दोबारा से उसमें से ऑरेंज और बड़ी येलो, बड़ी वो गंदी सी टोन आ जाती है, तो दोबारा से जो है वो पार्लर में जाना पड़ता है, वो फिर डाई लगाती हैं उसको एंटी येलो करने के लिए, ब्लू या वायलेट कलर या ग्रीन कलर यूज करती हैं, तो 1,500-2 हज़ार रुपया लग जाता है। तो इस तरह की बच्चियां और खवातीन जो अपना कलर जो है वो लाइट करवाती हैं और जिनको गोल्डन, ऑरेंज, कॉपर टोन नहीं चाहिए, आपके घर में जो भी आप वाइट शैम्पू यूज कर रहे हैं या कंडीशनर यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी आप इसी तरह से आप देखें, नो येलो शैम्पू कितने महंगे मिलते हैं। अच्छा, ये ब्लू शैम्पू ये है? जी जी, नो येलो शैम्पू कितने महंगे मिलते हैं, तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल थ्योरी है। आपने ये मेरे पास हेयर कंडीशनर है, यही कलर होता है। जी, ये आप कंडीशनर के अंदर जो है वो अच्छी कंपनी का जो है ये ब्लू नील जो है, ठीक है, ब्लू पिगमेंट, तो ये आपका नो येलो आपका जो है वो कंडीशनर रेडी है। चाहे इसको शैम्पू में डाल लेंगे तो नो येलो शैम्पू आपका बन जाएगा, और कंडीशनर में अगर आप डाल लेंगे तो इसको आप 5 से 7 मिनट लगा के रखें, ये आपकी ऑरेंज कॉपर टोन, अगर आपने फुल डाई करवाया हुआ है, आपने बड़ा अच्छा ऐश ब्लॉन्ड कलर करवाया था लेकिन वो ऑरेंज में चला गया, कॉपर में चला गया, और इस तरह का कि बहुत ज्यादा अजीब सा गंदा सा कलर, तो आप ये लगा लेंगे, ये ऐश में आपका ऐश ब्लॉन्ड के अंदर ये आपका ले जाएगा। इतने महंगे आते हैं जिन लोगों ने स्ट्रीक्स करवाई हैं ऐश की, बहुत और महंगे ऐश मिलते के लिए हैं। वो बार बार वो जाना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, बिल्कुल हाँ। डीपिगमेंट करने के लिए। तो ये वाला जो सिंपल शैम्पू अगर 300 रुपए का मिल रहा है और वो आपको 1500-2000 कॉस्ट करता है। तो मुझे सच्ची सच्ची बताएं, शैम्पू के अंदर यही डला होता है? जी यही डाला होता है फिजा जी, मैं आपको पता है कि मेरा सैलून भी है, 30 साल से टीचर भी हूँ और अपना ब्रांड भी चला रही हूँ, इसलिए वो सीक्रेट्स आपको दे रही हूँ कि जो हम अपनी प्रोडक्ट में जो है वो यूज कर रहे होते हैं। और सुने, कभी कभी वो शैम्पू अवेलेबल भी नहीं होते, अवेलेबल भी नहीं होते, शॉर्ट हो जाते और हैं, बाल अगर हम किसी और शैम्पू से धो लें तो वो फिर पीले लाल अजीब, बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। जो लोग ऐश की टोन की स्ट्रीक या डाई लेते हैं तो वो जैसे नॉर्मल शैम्पू यूज कर भी रहे हैं तो ये रेकमेंड होता है कि आपने हफ्ते में एक बार तो इस्तेमाल करना है नीला शैम्पू, नीला कंडीशनर, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई तो उसमें आर के ब्रांड के नाम का जो नील है वो डाल लें यार, वाह दोनों डिब्बा डाला थी। हाँ जी, इसके बाद जो है वो सल्फेट फ्री, जी जी सल्फेट फ्री जो है वो शैम्पू जो है वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। आपने स्ट्रीक करवा ली, डाई करवा ली, आपने रिबॉन्डिंग, इस तरह की जो भी चीजें आप करवा रहे होते हैं, तो सल्फेट फ्री शैम्पू अगर नहीं अवेलेबल, आपने क्या करना है, सिंपल, ये मैंने क्या किया है कि रीठों का जो है ना ये पाउडर लिया है, ठीक है, ये रीठे आपको पता है ये सोप नट होता है, झाग बनाता है, इसको आपने पाउडर लेना है, ठीक है, पाउडर को आपने भिगो दिया, ठीक है, ये देखें, ये हमने इसका रीठों का पानी ले लिया, और ये मेरे पास है ग्लिसरीन, ठीक है, तो ग्लिसरीन का मैं एक मैजिक आपको जो है वो दिखाती हूँ। हमने क्या करना है, ये ली है ग्लिसरीन तकरीबन 4 टेबलस्पून, अच्छा। और ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। क्या? एलोवेरा का रिफाइंड पाउडर,
एलोवेरा एक तो फ्रेश में आती है ना, वो जो हम अपने घर में लगाते हैं हाँ पौधा। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये आपको पाउडर फॉर्म में भी जो है ये मिल जाता है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट वगैरह के अंदर अपने यूज कर रहे होते हैं ना, तो हम वो ये वाला जो है वो पाउडर यूज करते हैं, हम डायरेक्ट जो है वो उसको निकाल के नहीं यूज सुनिए, करते। ये वो खालिश वाला ही होता है हाँ बेसिक? जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई मिल्क केमिकल को- से बना हुआ तो नो नहीं नो नो, जैसे मिल्क को ड्राई करके ड्राई मिल्क बनाया हुआ होता है ना, ऐसे ही एलोवेरा को ड्राई करके तो इसका जो है ये इस तरह से पाउडर बना होता है। ये देखिए मैंने ग्लिसरीन में मिक्स किया, ठीक है। अब मैं आपको मैजिक दिखाऊंगी। ये आपने ग्लिसरीन में मिक्स करके आपने रीठों के पानी के अंदर आपने इसको जो है ये डाल लेना है, ठीक है। ये आपका जो है वो बिल्कुल लिक्विड ही, जिस तरह से बाजार का आपका शैम्पू होता है, ये आपका उस तरह से शैम्पू जो है ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये देखें, ये लिक्विड बन गया आपका, बिल्कुल जिस तरह से शैम्पू होता है। ये आपका जैसे जैसे डिजोल्व होगा, ये चम्मच के साथ दिखाएं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, जेली बन गई। वाह, ये देखें, ये देखें, यस। और ये ग्लिसरीन के आपका साथ ग्लिसरीन, ये सिर्फ 3 चीजें, रीठों का जो है वो पाउडर, उसका पाउडर पानी का हमने पानी। लिया, हमने ग्लिसरीन के अंदर एलोवेरा जेल को मिक्स किया, और ये आपका सल्फेट फ्री बेहतरीन वो वाला शैम्पू है जो आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा, गिरते हुए बालों को रोकेगा। क्योंकि जो आम शैम्पूज हैं, जो आम शैम्पूज है वो आपके बालों के मॉइस्चर को निकाल लेते हैं। सुने, आप इसका ब्रांड बनाए ना, इसको शैम्पू बेचे ना। हाँ जी बिल्कुल, मेरी बहुत आपने इसका शैम्पू चीजें- बनाना है, ये बिल्कुल, बेचना है। बिल्कुल। अच्छा, पता है हम क्या है, सुस्त है, हम काहिल है, हम हाँ चीजें जी। देख लेते हैं मगर हमसे बनती कोई नहीं है। हम कहते हैं बनी बनाई मिले, हम खरीदें और शुरू कर दें। हाँ जी। मगर अल्लाह की कसम, ऐसी चीजें अगर हम इस्तेमाल करें ना, तो हमें कोई केमिकल वाले नुकसान ना हो, हेयर फॉल ना हो, हम खुद परेशान जी। खुद आप अपने आप इसको को करके अगर रखा 6 माह या साल या 1.5 या 2 साल वही के फिर वही लिए डालना है इसके प्रिजर्व अंदर। करना चाहते हैं और इसको सेल करना चाहते हैं, आप इसमें सोडियम बेंजोएट, ये आपको आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, उसे के प्रिजर्व दे दे। तो इतने के अंदर अगर आप 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन के अंदर ही साथ ही सोडियम बेंजोएट मिक्स करके इसमें डाल देते, ये आपका साल 1.5 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ है। इसको बनाए, भाई, सेल तो करें, जो और ज्यादा बना के आप गिफ्टिंग भी होम करें। बेस अगर कोई औरतें काम भी अपना करना business चाहती हैं तो करना उनके चाह रही business हैं। के लिए भी आइडिया। हाँ जी, ये थैंक देखें। यू सो मच नैयरा जी, बहुत आला। आज की टिप्स तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, सारी की सारी बहुत अच्छी Thank हैं। you. आप भी ट्राई करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं, अपने बालों को अच्छा बनाएं। आज मेहंदी वाला जो ये नुस्खा था, ये भी नंबर 1 था, शैम्पू वाला भी और कंडीशनर वाला भी, और ये जो ब्लू डाल के जो फिल्म बताई है ना, वाह, छा गई आप। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स ही होते हैं बस।